कमीशन ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, पेपर भी उन्होंने बहुत अच्छा साइड करा था और सिलेबस भी बहुत अच्छे से डिजाइन करा है, ठीक है। अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें तो हमें सारे एक्ट देखने ही पड़ेंगे, बट क्योंकि पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए हमें ये 2 एक्ट्स को बेसिकली देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। सो बैंक आ गया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, राइट, और सेकंड क्या था? 1935, है ना ये। सो अपन ने कल जो स्टार्ट करा था तो एक अपन ने बैकग्राउंड देखा था कि यार ये एक्ट आया तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, कौन से इवेंट्स हुए, क्या चीजें हुई, क्या जो इस एक्ट को इंपैक्ट कर रही थी, ठीक है, ये एक्ट को लेकर के आई। तो एक बार देख लें जल्दी से फटाफट कि हुआ क्या था, याद है? चलो देखते हैं कितनों को याद है कितनों को नहीं, ठीक। तो बैकग्राउंड में हमने क्या देखा था? वाह, अरे वाह, राइट। पहला क्या था? फर्स्ट क्या था? ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। सेकंड क्या था? इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, 1861। फिर क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1905, राइट। और क्या था? ठीक है, मुस्लिम लीग 1906, है ना, मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। फिर क्या हुआ? सूरत स्प्लिट हुआ, है ना, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, है ना, कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर क्या देखा था अपन ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसको, है ना, 1909, है ना। और फिर क्या देखा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑगस्ट डिक्लेरेशन, है ना। ये सब अपन ने देखा था कल लास्ट क्लास में। अब इनका क्या रिलेवेंस था इस एक्ट? अभी बता रहे हैं, अपन आई एक्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन एक्ट देखेंगे अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये वाला, हाँ 1919, इसको अपन 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा कॉन्सेप्चुअल और सेकंड होगा फैक्चुअल। फैक्चुअल तो बेसिकली ये बताएगा क्या है, वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस कितने हो गए, ठीक है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा क्या हुआ, तो वो हमारा फैक्चुअल डेटा रहेगा, ठीक है। कितने नंबर्स हुए, कितनी सीट्स बढ़ा दी गई, क्या कर दिया, वो फैक्चुअल है। बट जो कॉन्सेप्चुअल है वो 3 पार्ट्स हैं अपन, ठीक है, तो उसको 2 पार्ट्स में अपन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट्स में देख रहे हैं, ठीक। पहला है हमारा कॉन्सेप्चुअल और सेकंड फैक्चुअल, राइट। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हम देखेंगे कि बायकैमरलिज्म क्या होता है, राइट। बायकैमरलिज्म क्या है, ठीक, बायकैमरलिज्म क्या है, डायआर्की क्या है, और ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने इसको फिर भी मतलब डिस्कस तो किया था लास्ट क्लास में, बट एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी काम में आएंगे, अभी भी सिस्टम हमारा ऐसे ही चल रहा है। फिर फैक्ट में देख लेंगे कि अपन वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या चल रहा है, ठीक है, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक। फिर उसमें अपन वोटिंग वगैरह, वोटिंग देखेंगे कि वोटिंग का क्या कैसा चल रहा था, ठीक है। और फिर CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो सारा कुछ अपन बुक करेंगे। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करें फैक्ट से। फैक्ट क्या है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि पहला फैक्ट बता रहा हूं और बेसिक क्वेश्चन ही आता है और वहीं पर ही हम घूम जाते हैं। कैसे? चलो देखना, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये तो एक इतना ऐसा नाम हो गया सुना हुआ कि ऐसे नहीं बोलते अपने यहाँ पे छोटू मोटू, एक मतलब किसी बच्चे का नाम रख देते गुड़िया, तो उस टाइप से हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, हाँ पता है, ठीक है। तो ये वाला नाम तो आप सबको पता है। अब इसको 2-3 इसके और नाम है। पहला क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। या इसी से इसका मॉन्ट ले लो और इसका फोर्ड ले लो, तो इसको मॉन्टफोर्ड भी बोलते हैं, राइट। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। और एक
थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो जाता है वो ये होता है कि यार इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट जो हमने अभी 1861 देखा था, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, ऑफ 1919, राइट। तो ये 3 नाम इनको याद रखना है। अभी देखो, अभी इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि एक ही एक्ट पढ़ रहे हैं। अब आप ये सोचना कि यार, और वो भी पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हमने कल जब क्लास करी थी, हमने देखा था कि 1773 से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसको हमने फाउंडेशन स्टोन भी बोला था कि यार वो जो एक्ट था वो एक मील का पत्थर अपन कह सकते थे कि था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो उतने सारे एक्ट मैंने दिखाया था कि यार 18th सेंचुरी से शुरू हुआ था और 20th सेंचुरी तक एक्ट्स बनाए। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से क्या था, वो हिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है। अपने काम का जो अभी है तो अपन उस पर ध्यान देते, ठीक है। तो इन 3 नाम को सबसे पहले तो याद रखना, लिटरली याद नहीं रहेगा। जब आपको ऑप्शन देगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉन्टफोर्ड एक्ट, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं बनेगा, लिटरली मैं लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि इतना ही नहीं पढ़ना आपको, अभी तो सिर्फ यही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पता नहीं क्या क्या, इतना सारा जब घुसता है ना दिमाग में तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। बनता सब है बट फिर भी नहीं बनता तो ये वो वाली कहानी होती है, ठीक है। ये 3 नाम आप लोग को याद हो गए, क्लियर, ठीक। अब सेकंड इसका जो फैक्ट है वो ये है कि जो मॉन्टफोर्ड कर रहे हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कर रहे हैं, ये है कौन? तो ये कुछ नहीं है, 2 बंदे हैं। क्यों? क्योंकि ये रब के बंदे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और वही हमारे रब थे, तो उनके ही रब के बंदे, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले थे मॉन्टेग्यू, एडविन, इनका नाम था एडविन मॉन्टेग्यू। ये जो साहब थे ना, ये कहां थे? ये रहते थे ब्रिटेन में, ठीक है। ये ब्रिटेन में, लंदन में ही रहते थे। अब देखना इनका, ठीक है, लंदन में रहते थे। और ये जो थे, ये वहां की जो पार्लियामेंट थी ना लंदन की, ब्रिटेन की, उसके कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, राइट। तो ये वो थे, ठीक है। और जो दूसरे थे, कौन? चेम्सफोर्ड। वो कौन थे? चेम्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड ये कौन थे? ये वायसराय थे इंडिया में, ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड हुए थे ये, ठीक। लिटरली सीरियसली इनको बिल्कुल बहुत ध्यान से, गौर से, जैसे लगे आपको याद कर लो, सही में नहीं बनता। मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं ये बता रहा हूं कि इतना ही हमें नहीं समझ में आता कि मॉन्टेग्यू कौन था। मतलब ये क्या था? ये जो क्या था, कैबिनेट तो था ही मिनिस्टर, इसको बोला जाता था, जिसकी डेजिग्नेशन थी वहां पे, इसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉस, ठीक। तो इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोला जाता था, ठीक है। ये उसकी वहां पर, और रहता कहां था? ब्रिटेन में रहता था, ठीक है। ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर था और बस उसका एक डेजिग्नेशन था कि यार क्या था, तो वो इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ये, ठीक। और ये कौन थे? तो ये वाइसराय थे। इतना क्लियर हुआ है ना। अब क्या हो रहा था, ठीक, ये था सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फैक्चुअल वाली चीज है। पहली क्या देखी हमने? एक्ट्स के अंदर नाम, मतलब नेम्स क्या है, उसको क्या क्या बोलते हैं हम? 3 नाम थे, कौन कौन से? 1919, हाँ, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, ये बेसिक था। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था, ये हमने देखा, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब यहां से हम आते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर। अभी फैक्चुअल इतने ही रुक जाते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं बताते तो फिर हम आगे कुछ करेंगे तो उसका कोई मतलब वो नहीं रहता सेंस, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्चुअल, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। कल हमने देखा था कैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, ठीक है। फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, जिसको मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, उससे तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया कि बॉस हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, बढ़ा दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बहुत सारी चीजें, सीरीज मतलब वो चलती जा रही थी इवेंट्स की, ठीक है। तो उसी टाइम पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था। कल मैंने बताया था, है ना, फिर भी एक बार सुन लो। अच्छा, सीरियसली नहीं पता होता कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी तक पीएससी जो चल रहा था वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था कि यार कितने मेंबर्स थे, या अभी भी पूछेगा वो, बट फिर भी यार, क्योंकि अगर हम मेज भी देंगे, आगे इंटरव्यू भी देंगे, सपोज कल कोई भैया है हमारा, कोई भी है, वो पूछेगा हमसे, तो हमें बनना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते कि यार ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या था, किसी को याद है? याद है? देखो, ये कुछ नहीं था, ये डिवाइड एंड रूल का एक फंडा था, ठीक है। और लेकिन लीगली कैसे? ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1909, इसको क्या बोलते थे अपन? पार्लियामेंटरी रिफॉर्म भी, ठीक है,
मोर्ले, अब मोर्ले कौन, ये मार्ले कौन होगा, तो यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, और मिंटो कौन होंगे, ये वायसराय होंगे, सेम ऐसे ही चल रहे थे, ठीक है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लोग क्योंकि पावर में थे उस टाइम पे, सबसे बड़ी पावर यही थी इंडिया में, अगर देखे तो सबसे बड़ा डेजिग्नेशन क्या था, तो वायसराय था, और उस ये जो वायसराय होता था ये एजेंट होता था इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो ये सबसे बड़े दो लोग थे। आज भी कुछ आता तो उनके नाम पे नहीं कोई कमेटी बनाते हैं, पुंछी कमीशन हो, राजमन्नार कमीशन हो, या कोई कमेटी हो, तो जो उसको लीड कर रहा रहता है उसके नाम पे उस कमीशन को जानते हैं हम, ठीक है। तो सेम चीज वो चल रही थी, इसलिए इनको नाम देते थे कि मार्लेमेंटो है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इस एक्ट में हमने देखा था कि यार सबसे पहले उन्होंने क्या करा था कि कम्युनल बेसिस पर मुस्लिम्स और हिंदू वाली चीज कार्ड खेल दिया था, विक्टिम कार्ड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा था कि भाई पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो अपन ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ये दिया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या था, होता था क्या ये भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या था कि इंडिया हम सब जानते कि यार हिंदू मुस्लिम सब मिलमिल कर रह रहे थे, अदर रिलीजन के लोग भी हैं, सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे सब लोग मिलकर रह रहे थे। तो इन्होंने रिवोल्ट अपन ने देखा 1857 का, अपन ने डिस्कस करा था, वो सब चीज हुई। तो इनने क्या करा कि पार्टीशन जब कराया था बंगाल का, अपन ने देखा था, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, राइट, वो कर दिया था। ईस्ट बंगाल में चले गए थे सारे मुस्लिम्स और वेस्ट में आ गए थे हिंदू। आज भी सेम कहानी है, इसलिए वेस्ट बंगाल नाम है, ठीक है। तो ये चीज चल रही थी। तो अब जब इकट्ठे हो गए तो 1906 में, 1905 में क्या बना, पार्टीशन हुआ बंगाल का, 1906 में बन गई मुस्लिम लीग। अब जब ये मुस्लिम लीग बन गई तो ये अपने आप को मुस्लिम का सोल रिप्रेजेंटेटिव बोलने लगी कि बोले यार मुस्लिम को तो सब मैं ही रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि नाम ही है, वो कोई कांग्रेस नहीं थी, ठीक है, वो नाम ही थी मुस्लिम लीग, इसलिए मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करेगा तो मैं ही करूंगा। और मुस्लिमों के लिए बात करने लगे, जो शुरू कहानी बरगलाने वाली बोलते ना, वो इन लोगों ने शुरू कर दी, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड करना शुरू करा ब्रिटिशर्स से कि बॉस हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो आप। अब पॉपुलेशन समझना आप इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम 20 करोड़ थे, उस 20 करोड़ में से हार्डली 9 या 10% मुस्लिम पॉपुलेशन होगा। अब इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए इक्वल, हिंदूज में मैं सारी इनकम कम्युनिटीज को इंक्लूड कर रहा हूं, कि सिख भी कर रहा हूं और अदर कम्युनिटीज भी, ठीक है। तो उनमें इनको 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए, या बोल रहे हैं मैं और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, इसलिए इनने पार्टी का फॉर्म करा, ठीक है, पार्टी फॉर्म करी और अपनी डिमांड करने लगी है, ठीक। उनकी डिमांड को देखते हुए, और उनको पता था ब्रिटिशर्स को कि भाई अगर हमें इस देश के ऊपर रूल करते रहना काफी लंबे टाइम तक, तो ये जो दो कम्युनिटीज हैं इनको लड़ाते रहो। तो लड़ाएंगे कैसे, तो जो वो मांग रहे हैं वो दे दो, इससे तुम अपीस भी हो गए और हमारी बात भी हो गई, है ना। तो इनने क्या किया कि वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो इस एक्ट के थ्रू दे दिया पहली बार लीगली, ठीक है, इंडिया में। अब इसका मीनिंग क्या था कि ये पूरा एक एरिया है। आज भी हम देखते हैं इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती हैं, जैसे हमारी जबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अगर एमपी का इलेक्शन हो रहा है, कौन है एमपी, जबलपुर के एमपी, नाम पता है किसी को? जबलपुर से एमपी कौन है? राकेश सिंह जी हैं, राकेश सिंह, ठीक है। एमपी एमएलए क्या होता है, आइडिया है कुछ? नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो अभी सीखने आए, ठीक है। तो राकेश सिंह साहब हैं, अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो वो जबलपुर है, ठीक। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनकी क्या थी, तो ग्वालियर थी। कमलनाथ जी थे इसके पहले एमपी थे, तो उनकी क्या थी, छिंदवाड़ा से वो फाइट करते थे, ठीक है। लेकिन आज जब वो इलेक्शन होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि यार अगर शिवराज सिंह, मान लो राकेश सिंह खड़े हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं या हिंदू हैं, तो केवल हिंदू उनको वोट करता हूं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था, इसका मीनिंग ही ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन मतलब मेजोरिटी में होगा, तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में होंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने डिमांड करा था, ईस्ट साइड में दे दिया कि भाई मतलब सपोज अगर 100 सीट्स हैं, ठीक है, उस टाइम पे लेजिस्लेचर में, तो 100 में से 20 सीट्स दे दी मुस्लिम को, ठीक है, मुस्लिम लीग को। अब इन 20 सीट जो मुस्लिम लीग को दी गई है, इन 20 सीट्स पे 20 के 20 पर मुस्लिम ही खड़े होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी, चलो ये ठीक है कि भाई मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम खड़े हैं, अच्छी बात है, बट जो वोट करेगा वो भी सिर्फ मुस्लिम ही करेगा और अदर कम्युनिटी के नहीं करेंगे। ये था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, मीनिंग क्लियर हुई? पक्का भूलोगे तो नहीं? भूल जाओ तो कोई बात नहीं, फिर से पूछ लेना, है ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या था। ये चीज सोचो कितनी खराब थी यार, है ना। तो चलो ये कहां से स्टार्ट हो गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी बोलते थे, ठीक है। ये वो हर एक्ट में बढ़ाएंगे, मतलब 10-10 साल के डिफरेंस में ये एक्ट लेकर आए। जैसे 1909 में ये एक्ट आया, फिर 1990 में जो अपन को पढ़ना है वो आया, फिर उसके बाद आना तो जल्दी था लेकिन 35 में आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो हर जो भी रिफॉर्म, ये जो भी एक्ट वो लेकर आएंगे ना, इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को वो बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जैसे अभी से पहले किसको दिया, मुस्लिम्स को दिया,
फिर इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आएगा जो अपने को पढ़ना है, उसमें किसको देंगे, तो उसमें सिक्स को भी इंक्लूड कर देंगे, है ना। फिर उसमें इंडियन में क्रिश्चियंस भी रहते थे, आके यहाँ रहने लगे थे, उनको कर देंगे। फिर साथ ही साथ कुछ एंग्लो इंडियंस थे, पता है एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, नहीं पता, चलो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो कुछ एंग्लो इंडियंस थे, उनको भी दे देंगे। तो इस तरीके से ये ऐसे बढ़ाएंगे। फिर जब 1935 में जाएंगे तो और किनको इंक्लूड कर लेंगे वो, तो ये आगे हमेशा एक्सटेंड करते जाएंगे इस चीज को, ठीक है। ये क्लियर हुई, एक पार्ट क्लियर हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। चलिए सेकंड देखते हैं, हमारा दूसरी चीज क्या थी। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में सबसे पहले इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट सेंटर लेवल, ठीक है, सेंटर पर कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, बाइकैमरलिज्म। ठीक, बाइकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पर, ठीक। ये क्या था, सेंट्रल लेवल पर, बिल्कुल गौर से सुनना, क्योंकि जब 35 का एक्ट पढ़ोगे ना तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये बाइकैमरलिज्म जो इन्होंने अभी सेंट्रल में इंट्रोड्यूस करा ना, इसको अब ये लोग प्रोविंसेस में कर देंगे। देखिए इंडिया अभी भी हम देखते हैं दो चीजें हैं इंडिया में, चलो मोटा मोटा तीन है, एक सेंटर है, एक स्टेट है, और तीसरा यूटीज है। यूटीज को भी अगर अपन स्टेट मान ले तो दो है मोटा मोटा, ठीक है। सेम टाइम सेम वैसे ही वहां पर भी था, एक सेंटर था उस टाइम पर भी, इसलिए ना उन्होंने सिलेबस में यही डाला है, क्योंकि जो तब था ना अभी भी लगभग कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए, अदरवाइज है सेम एज इट इज, ठीक है। तो सेंटर तब भी होता था, ठीक, स्टेट होते थे, लेकिन स्टेट्स को आज हम स्टेट्स बोलते हैं, उस टाइम पे प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। तो प्रोविंसेस होते थे, है ना, जैसे बंगाल हो गया, ठीक, बंगाल, मद्रास, ठीक है, और बॉम्बे, ये सारे प्रोविंसेस होते थे, ठीक। और होते थे कमिश्नरेट कुछ एरियाज होते थे, वो होते थे, ठीक है। तो ये समझ लो आप, जो कमिश्नरेट जो एरियाज है ना, ये आज की यूटीज ही है, ठीक। तो जैसे ही सेम चीज वहां पे थी, आज यहां पर है, बस नाम यहाँ सेंटर तो सेंटर ही है, ये जो प्रोविंस था ये स्टेट हो गया, और ये जो कमिश्नरी जो रीजन्स होते थे, एरियाज होते थे, इनको बोलते हैं हम यूटीज, ठीक, बस समझने के लिए। अब क्या था, ये जो बाइकैमरलिज्म था, इसका मीनिंग क्या होता था, बाइकैमरल मींस देयर विल बी टू हाउस, ठीक। वन, पहला वाला जो हाउस होता है उसको बोलते हैं हम अपर हाउस, सुना है अपर हाउस, और एक होता है लोअर हाउस, है ना। अपर हाउस किसको बोलते हैं आज, और लोअर हाउस लोकसभा, ये आज है ना। लेकिन तब जो उस टाइम पे था, उस टाइम पे अपर हाउस जो था, उस अपर हाउस को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। और जो हमारा लोकसभा जो आज है उसको बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हैंडराइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो बोल देना, समझ में नहीं आया कुछ तो, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं, असेंबलीज, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाइकैमरल का मीनिंग क्या है कि दो हाउस होंगे, ठीक है, और यूनिकैमरल मींस सिंगल हाउस होगा। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये जो मतलब बाइकैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कहां किया, कहां, सेंट्रल लेवल पर करेंगे। किस एक्ट से करेंगे, तो 1919 के एक्ट से करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना, सीरियसली बता रहा हूं। अभी जब अपन दोनों पढ़ लेंगे ना, और फिर मैं एक हफ्ते बाद ही पूछूंगा ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने वो नाम अभी आपको क्लियर करे ना, आपको इवन सीरियसली नहीं बनेंगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, एक ही फंडा है सक्सेस का, रिवीजन। लेकिन कितना रिवीजन करोगे यार, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने और इतने सारे फैक्ट्स, उसके बाद डेटास, पता नहीं क्या क्या, करंट भी लेके चलो आप, तो नहीं हो पाता वो, सीरियसली नहीं हो पाता। सबको सब कुछ पता होता है, उसके बाद गलतियां होती हैं, ह्यूमन एरर्स भी है, ठीक है। तो ये चीज इतनी क्लियर है ना, कि बाइकैमरलिज्म का मीनिंग क्या होता है ना, कि भैया अपर हाउस दो हाउस होंगे, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को क्या बोलते थे उस टाइम पे, काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसको क्या बोलते थे, लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये चीज। अब इनकी एक टेन्योर था, तो बोले बॉस इनका टेन्योर क्या था, तो इसका था 5, ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि अब अपन डिस्कस ही कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं ना। फैक्ट में आता है कि आप इसका टर्म पीटी में पूछ लेगा पीएससी में, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट था, इसकी टर्म क्या थी, तो 5 इयर्स थी, ठीक है, 5 इयर्स थी इसकी, और इसकी कितनी थी, तो 3 इयर्स। अब आज की डेट में अगर अपन देखें तो आज कैसा चलता है, इसका तो डिसोल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है, इसकी कोई टर्म नहीं होती। लेकिन अगर इसके मेंबर्स की अपन बात करें एमपी की, तो वो 6 इयर्स होती है, ठीक, मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसकी कोई टर्म नहीं होती। अपन देखेंगे सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा क्या है, और जो इसका है इसकी कितनी होती है, तो 5 इयर्स मोटा मोटा, ठीक है। तो लेकिन नहीं लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। ये उसी टाइम का याद रखो, है ना, फैक्ट में, क्योंकि वो यही पूछेगा, ठीक।
ये चीज हुई। अब देखना कि इस बार जो पीटी का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कैसे पूछा था। हमें लग जरूर रहा था कि यार वो तो इन्होंने पॉलिटी से उठा के पूछ लिया प्रेसिडेंट वाला, बट यहां से कैसे आया। ठीक है, ये चीज समझिए। अब देखना क्या हुआ। अब 2 हाउस हैं, है ना, बायकैमरलिज्म में 2 हाउस हो गए, है ना। ठीक, एक हो गया था अपर हाउस, है ना, अपर हाउस, और ये लोअर हाउस। ठीक है, ये 2 हाउस हो गए। अब अगर लड़ाई होगी, एक बंदा तो लड़ेगा नहीं, लड़ाई हमेशा कम से कम 2 लोग तो चाहिए, 2 साइड तो चाहिए लड़ने के लिए। हम ऐसे भगवान बुद्ध तो नहीं है कि खुद ही से लड़े और खुद की बुराइयों खुद ही से बाहर कर दें। करना चाहिए बट नहीं करते। मतलब अगर ऐसे जनरल देखें तो अपनी एक दूसरे से ही लड़ाई होती है। ठीक, ये लड़ाई होगी यहां, और यहां से आएगा क्वेश्चन। कैसे उन्होंने इस एक्ट से क्वेश्चन दिया था और हमें लग रहा था कि अरे उन्होंने तो इतना बेसिक क्वेश्चन दिया और लिटरली सबने गलत करा होगा। मैं गारंटी देता हूं कि हर किसी ने गलत करा होगा। किसी का तुक्का लग गया वो अलग है, बट किसी को बना नहीं होगा, क्योंकि इतना बेसिक दिया था। सब पता है उनको। देखो क्या हुआ। अब क्या है, 2 हाउस हैं, इनका काम क्या है, क्योंकि अपन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो लेजिस्लेचर जो होते हैं वो बनाते हैं लॉज। ठीक है, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, पहला होता है एक 3 और पता है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेट करना या लॉज फ्रेम करना। अब लॉज कैसे बनेंगे, सपोज मैं एक कोई मिनिस्टर हूं, ठीक है, ये हमारा लेजिस्लेचर चल रहा है। ठीक है, आप लोग हैं अपर हाउस वाले और आप हैं लोअर हाउस वाले। मैं सपोज लोअर हाउस का मेंबर हूं। अब मैंने एक प्रपोजल लाया, कि यार संडे को क्लास रखनी चाहिए कि नहीं, इस पे वोटिंग हो, और अगर रखे तो उसकी टाइमिंग क्या हो, कैसे क्या हो, उसके रूल वो सब सेकेंडरी मैटर। ठीक है, कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं प्रपोजल लेके आया, अब ये तो भाई मेरी पार्टी के लोग हैं, इनने पास कर दिया यहां से, अब ये आपके पास आएगा। कोई भी रूल, कोई भी लॉ कब एक्ट बनता है, जब ये दोनों हाउस से पास हो जाता है। आज भी वही सिस्टम है। ठीक है, तो अब मैं अपनी पार्टी से तो पास करा लिया, मैं इनके पास लेकर आया, लेकिन ये यहां पर अपोजिशन के लोग हैं, ये पास नहीं करने दे रहे, बोल रहे नहीं, या तो भाई कुछ पूरा बिल ही को अपोज कर रहे हैं कि नहीं क्लास ही मत रखो संडे को, या बोल रहे नहीं रखो, बट जो सब मैं बोल रहा हूं मेरी चीजें भी इंक्लूड करो, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ सजेशन दे रहे हैं, तो वापस मेरे पास आएगा। अब हो सकता है मेरी पार्टी में मानूं या ना मानूं, या जब मैंने आपके पास भेजा था तो हो सकता है आप लोग करो, नहीं तो आप लोग ने हमें कुछ नहीं करना। अब ऐसे में क्या हुआ, बात ही नहीं बन रही ना भाई। जब तक दोनों हाउस से पास नहीं होगा तब तक वो एक्ट ही नहीं बनेगा, है ना, लॉ नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या क्रिएट हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया कि भाई बात ही नहीं हो रही, वो बिल अटक गया बीच में। सेम कंडीशन चल रही है अभी, जो वुमेन रिजर्वेशन चल रहा है ना 33%, वो सेम यही कहानी है कि पता चलेगा अभी लोअर हाउस से पास करा देते तो वहां पे अपर हाउस में वो लटक जाता है, अपर हाउस से होता तो लोअर में, वो सेम यही कहानी चल रही है। पॉलिटिक्स है, गंदी चीज है, वो तो होती रहती है। तो ये वाली चीज। अब आया डेडलॉक। ठीक, इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए उस टाइम पे सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बोले तो कौन थी, इंडिया में वायसरॉय, अभी अपन ने देखा है ना। वो क्या करेगा, वो एक ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, इसके लिए वो 3 चीजें करेगा। एसएससी मींस ज्वाइंट सिटिंग कर सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग्स, ठीक है, ज्वाइंट कमिटीज और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस। ये 3 चीजें अगर इनके बीच में कोई डेडलॉक क्रिएट होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डेडलॉक क्रिएट होगा तो ये 3 चीजें आ सकती हैं, ये वायसराय कर सकता है ये। अब ये क्या है, ये है क्वेश्चन जो अभी इस बार उन्होंने पूछा था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा और बायकैमरलिज्म आया मतलब 2 लोग हो गए। अब भाई कोई बिल पास करना तो अभी यूनिकैमरल था, एक ने पास कर दिया तो पास हो गया, अब तो 2 हो गए। अब 2 हो गए तो बॉस कोई ना कोई से बात अगर बिगड़ी तो डेडलॉक क्रिएट हो गया। डेडलॉक क्रिएट हुआ तो ये आएंगे 3 चीजें हो सकती हैं, या तो ज्वाइंट सेटिंग करा दो, दोनों हाउस को आपस में ठाल दो, बोलो कि यार देख लो, नेगोशिएशन कर लो, जैसा लगे आप लोग को, कॉन्फ्रेंस करा दो, दोनों हाउस से कुछ मेंबर्स को उनकी कमेटी बना दो, किसी भी तरीके से अपन को जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करके अपना बिल निकालना है, काम करवाना है। ठीक है, जिसके लिए वहां बैठे हैं हम। तो ये था क्वेश्चन इस बार पीटी का। कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। हमारे अगर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये जो चीज दी गई है ना ज्वाइंट सेटिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, याद है किसी को, किस आर्टिकल में है, 108। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108, उसमें बात करते हैं ज्वाइंट सेटिंग की। ठीक है, और सेम फंडा चलता है कि बॉस कैसे डेडलॉक क्रिएट हुआ, क्यों बुलाई जाएगी, इसको कौन वो करेगा, ठीक है, बुलाएगा, इसको प्रिसाइड कौन करेगा, सब अपन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन कैसे यहां से पूछा
मतलब लेटर हमें लगेगा जब वहां पढ़ेंगे कि यार ये तो उसका पार्ट है, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन तो यहां हो गया ना, और उन्होंने तो एक्ट भी दिए थे हमें क्लियर कि यार ये पढ़ के आना है हमें, तो यहां से ऐसे आया था ये क्वेश्चन। तो इतना समझ गया आपकी जॉइंट सेटिंग क्या है। अब इसमें कुछ नहीं करना अपने को, बस इतना समझ लो कि भाई बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कहां पे किया, तो सेंट्रल लेवल पे करा, प्रोविंस लेवल पे नहीं करा। 1919 एक्ट पढ़ रहे हैं अपन, है ना, 35 पढ़ेंगे तो ये 35 में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। तो ये चीज क्लियर, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, पता सब कुछ रहता है बट सीरियसली कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब अभी सर ने पढ़ाया, कल मैं पूछूंगा तो पता चले आपको पता है सब, बेसिक चीजों पे अपन ध्यान भी नहीं देते और अपने को लगता है ये थोड़ी पूछेगा। और उन्होंने अभी पता क्या पूछा, इससे क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, जबकि इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं इसके अंदर, आपने पढ़े होंगे एक्ट में कि कैसा क्या है, जॉइंट सेटिंग होती है, कैसे होती है, कौन प्रिसाइड करता है, फिर इसका डेडलॉक कैसे सॉल्व होता है, किन मैटर्स पे हो सकती है, किन पे नहीं हो सकती। ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स रहते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या उन पे कर सकते हैं, फाइनेंस बिल उस पर कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब उसका अंदर का पार्ट है। बट उन्होंने छोटा सा क्वेश्चन उठाया और उन्होंने पूछा कि ये जो जॉइंट सेटिंग है जिसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं, तो उससे उनका मतलब क्या होता है, मतलब एक्सप्रेशन जो जॉइंट सेटिंग का होता है कुछ ऐसे कुछ करके था कि द एक्सप्रेशन ऑफ जॉइंट सेटिंग समथिंग लाइक दैट। तो मतलब उसका शायद है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ के सुनाता हूं आपको। क्वेश्चन कितना बेसिक सा पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, आप देखना, आप लोग सुनिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एप्रोप्रिएट, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या कि भैया जो 108 आर्टिकल के तहत जो जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती है, उसमें ये जो जॉइंट सेटिंग है इसके जो टर्म यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या था, मतलब उसका क्या मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन सुनना आप क्या था। ऑप्शन फर्स्ट था ए, इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बी, डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सी, विजडम ऑफ द प्रेसिडेंट, और डी, कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मेरे को लिटरली मतलब हम लोगों ने, जितने लोगों ने भी करा, जिनने भी पढ़ा, जिनको नहीं पता वो बिल्कुल मैं बता रहा हूं गारंटी, कुछ नहीं पता, कुछ भी लगाना है तो लगा दिया, बट जिन्होंने पढ़ा है किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपन जब पढ़े ना तो बिल्कुल बेसिक सबसे पहले पढ़े, बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ ही लेंगे पर बेसिक सबसे पहले पढ़े। इसका आंसर था कि उनका क्या इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं था। और ये सब जिनने पढ़ा है ना उनको यही लग रहा था कि कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंटेंशन मतलब प्रेसिडेंट के आशय, मतलब अगर जॉइंट सेटिंग बुलानी है तो इसमें प्रेसिडेंट की क्या मतलब रोल है, तो उनका आशय होना चाहिए। हमें ये लगेगा कि सहमति होगी, भाई प्रेसिडेंट सबसे बड़ा आज की डेट में एग्जीक्यूटिव पावर है, तो हमें यही लगेगा कि यार उनका कंसेंट ही लेके हम मीटिंग बुलाएंगे, बिना ये थोड़ी पता होगा कि इंटेंशन से, उनकी इंटेंशन से मीटिंग रख देंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन लिखी रहती है लेकिन हम नहीं पढ़ते, हम क्या कोई नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है ना। छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं लेकिन बहुत बड़ी हो जाती हैं, वो एक मार्क्स आपको अंदर बाहर कर देता है इतनी सी चीज पे। तो ये समझ गया क्या था, है ना। अपन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, अपन ने बायकैमरलिज्म देख लिया, कहां पे इंट्रोड्यूस करा था, तो सेंटर पे करा था, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था क्या था, ठीक है, तो 1909 में पहली बार इंट्रोड्यूस करा, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, उसमें सिर्फ मुस्लिम को दिया था, इसमें और किन किन को दे दिया, तो सिक्स को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे और एंग्लो इंडियंस थे, इन लोग को दे दिया, है ना। इतना आया समझ में, पक्का है ना, ठीक। अब जो तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है डायरकी। ये क्या हो, ये कौन सी और चिड़िया आ गई भैया, डायन टाइप का नाम लग रहा है इसका, ठीक। ये तो डायरकी, ये क्या है, तो डायरकी जो इंट्रोड्यूस करी, ये सबसे पहली बार डायरकी इंट्रोड्यूस करी इन्होंने किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा वो जो हम पढ़ रहे हैं अभी 1919 वाला, ठीक है। बट कहां, एट प्रोविंसेस लेवल, ठीक है। ये प्रोविंस के लेवल पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा इसको। अब हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजन, अभी नहीं हुआ तो चलो अभी आगे होगा, जब दोनों तीनों एक्ट पढ़ लेंगे ना तब होगा। प्रोविंस के लेवल पर इन्होंने ये जो डायरकी है ना, ये इसको इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो प्रोविंस लेवल पर ये डायरकी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें मेन मीनिंग देखना है कि बहुत सबसे पहले तो ये समझे कि ये है क्या, रटना थोड़ी है ना, कि डायरकी का मतलब क्या है। तो क्या हुआ, अब जो आप बोल रहे थे ना अगस्त डिक्लेरेशन, या जिसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कहां पर थे ये, ब्रिटेन में थे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडियन को अपने साइड करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम की बात है, ये जो डिक्लेरेशन आएगी ये 1917 में आती है, ठीक है। और ये जो एक्ट बनता है कब बनता है, 1919 में।
इस एक्ट की मतलब इस डिक्लेरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस डिक्लेरेशन में इन्होंने क्या बोला था, पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करा कि भैया अब हम सिर्फ इंडियंस को इंक्लूड, मतलब जो चल रही है ना गवर्नमेंट, अभी इसमें क्या कर रहे थे कि हम डिमांड कर रहे थे इंडियंस कि हमें भी पार्टिसिपेट कराओ, मतलब अगर वायसराय की कुछ काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें हमें भी लो, ऐसा नहीं होगा कि सब ब्रिटिशर्स ही भरे रहेंगे, तो ये हमें भी करो। तो अभी हम सिर्फ पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे। इस जो डिक्लेरेशन करी, इस डिक्लेरेशन में उन्होंने पहली बार बोला कि भैया हमारा जो इंटेंशन है इंडिया में रूल करने का, वो एक ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट करना चाहते हैं हम इंडिया में, ठीक है, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करना है इनको। अब ये सारी चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है, ये अपन देख रहे हैं। सबसे पहले तो इतना कि ये एक्ट था क्या, मतलब ठीक है, तो इसमें जो प्रोविंस लेवल पर जो अपन चीज लेकर के देख के आ रहे हैं ना, ये डायर की कहती है, उसका ये रोल था कि इन्होंने बोला कि भी एक हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट करनी है। तो अब अपन ने कल देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट देखा था अपन ने, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 देखा था ना, है ना। इस एक्ट में मैंने आपको बताया था कि भैया इस एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये बस याद रखना कि पहली बार उन लोगों ने ये थोड़ा सा रिलैक्स करा था, मतलब सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर रिलैक्स करते हुए ये दे दिया, बोल दिया था कि अब जो प्रोविंसेस हैं वो कुछ सब्जेक्ट पे वो भी लॉज बना सकते हैं, बट सब्जेक्ट कौन से होंगे ये नहीं डिफाइन करा था, है ना। वो कहां डिफाइन करा, वो करागा ये वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, इसमें डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बोला जाओ भाई बैठ जाओ, अब अभी तो चलो अपन कम है, बट सपोज पूरी क्लास भरी है तो आप कहां जाके बैठोगे, है ना, कोई एक प्रॉपर एक जगह होगी, सपोज आपकी ये सीट परमानेंट होगी, तो अब मैंने डिसाइड कर दिया कि आप यहीं बैठोगे। तो ये डिसीजन कब होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में हुआ कि सेंट्रल ने बोल तो दिया कि बॉस आप कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉज बना सकते हो, बट किस सब्जेक्ट पे। ऐसा है क्या कि प्रोविंस डिफेंस में बना देगा क्या लॉ, नहीं। ऐसा है क्या कि फाइनेंस में बना देगा, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आज भी बहुत सारी लिस्ट चलती रहती है, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उसके ऊपर सेंट्रल किन पे लॉज बनाएगी, है ना, स्टेट किस पे बनाते हैं, फिर दोनों की एक कंकरेंट एक लिस्ट होती है, वो क्या होती है, वो सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो पहली बार इस एक्ट में बोल दिया था कि भैया कुछ सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आप लॉज जो है फ्रेम कर सकते हो, लेकिन बताया नहीं था कि किन पे कर सकते हो, ठीक, ये चीज हुई थी। बट ये जो एक्ट था, इस एक्ट में इन्होंने क्लियर कर दिया था, इस वाले एक्ट में, कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट या जो प्रोविंसेस है वो लोग लॉ बना सकते हैं, और जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सेंटर भी बनाएगा। अब थोड़ा सा खुद ही कॉमन सेंस से अपन दिमाग लगाएं तो अपने को, अगर आपको ही बोले कि यार कुछ पावर आप मेरे को दे दो अपनी, सपोज अगर आप पावर से पैसे, बाइक, है ना, या आपको कुछ अगर फेम है आपके पास, तो वो तो नहीं दोगे। कौन सी चीजें दोगे, काम कर लो, मेरा घर में थोड़ा मेरे को देखना पड़ता है, गैस सजाते हैं, वो सब आप देख लेना, मतलब जो हमारे कोई काम की नहीं है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिलना, आप वो दोगे, सेम चीज वो करेंगे। ब्रिटिशर्स हैं भाई, वो क्यों हमें अपनी पावर्स देंगे, लेकिन क्योंकि हम उछल रहे थे, हमें चाहिए था, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, इनका पूरा एक नहीं पूरा मूवमेंट चलता रहता है, हिस्ट्री का बहुत लंबा पार्ट है, क्या क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्योंकि डिमांड कर रहे थे, है ना, तो हमारी डिमांड तो फुलफिल उनको कुछ करनी ही थी, इसलिए कुछ सब्जेक्ट उन्होंने दे दिए और बोला कि भैया इस डिक्लेरेशन में बोला कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट करना चाहते हैं हम इंडिया में, ये हमारा पर्पस है आपके ऊपर रूल करने का, ठीक। तो अब ये डायरकी कहते हैं, डायरकी में, ठीक, इस डायरकी में इन्होंने क्या करा, दो सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए। सबसे पहले दो सब्जेक्ट्स दिए, कौन से, एक दो लिस्ट बना दी, एक लिस्ट हो गई सेंट्रल स्टेट, एक सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सेंटर वाली लिस्ट हो गई, जिसपे कौन लॉज बनाएगा, इस पे बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। एक लिस्ट हो गई प्रोविंशियल, प्रोविंस की वाली लिस्ट हो गई, ठीक है, प्रोविंस लिस्ट, ठीक है। दो चीज हो गई, इतना आया समझ में। अब सेंट्रल में अगर कोई लिस्ट है तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट से बोली हो अपने पास रखेंगे, कौन से, जैसे डिफेंस, डिफेंस थोड़ी अपन आज भी डिफेंस सेंटर के पास ही है, ऐसा थोड़ी रहता है कि कल के दिन वॉर हो जाए तो हम मध्य प्रदेश से बोले कि जाओ साहब आप लड़ो, सेंट्रल कंट्रोल करता है ना, तो डिफेंस हो गया, है ना। कम्युनिकेशन हो गया, ठीक, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। फिर हमारे फॉरेन अफेयर्स हो गए, या फॉरेन रिलेशन आप जो बोल दो, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनको जो इंपॉर्टेंट थे, फाइनेंस टाइप कुछ कुछ, है ना, तो ये इनने खुद अपने पास रखे। प्रोविंसेस को कौन से दे दिए, तो हेल्थ, ठीक है, हेल्थ दे दिया, सपोज एजुकेशन दे दिया,
मैंने इसको ऐसे याद किया है कि देखो याद नहीं होता तो ये तो इनने अपने पास रख लिए, लेकिन कुछ इनको भी देना था, मतलब हील करना था। तो HEAL, A फॉर एग्रीकल्चर और L फॉर लोकल गवर्नमेंट, याद कर लो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो पढ़ेंगे पूरी लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, हील करने के लिए थोड़ा सा हील दे दिया इनको कि भाई ये करो। अब ये भूलो इसको, अब देखो क्या था, ये तो समझ गए कि ये सेंट्रल लिस्ट में ये लॉज बना सकते हैं। प्रोविंस में इनने फर्दर इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ये चीज आ गई 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक हो गई ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक हो जाएगा रिजर्व सब्जेक्ट। अच्छे से समझना है ये सारी चीज, यही है बस, इसलिए मैं बोला कि कॉन्सेप्चुअल। अभी अपन पूरा पढ़ेंगे ना तो वो रट्टा टाइप का चलता है, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी, बायकैमरल, ठीक है भाई, लेकिन है क्या पता भी तो चले। अब देखो क्या आगे अपना डायरकी क्या था, ठीक है। तो प्रोविंस लिस्ट में इनने क्या किया, एक तरफ कर दिया इनने ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर, और दूसरी साइड कर दिया रिजर्व, रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखना ये जो इसके सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो कुछ सब्जेक्ट दिए थे उन सब्जेक्ट को आगे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं कि कौन से पे क्या कर सकते। अब वही चीज सेम चीज रहेगी। अब जो ट्रांसफर, जैसे सपोज रिजर्व सब्जेक्ट है, रिजर्व में कौन सी चीज आ गई, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। रिजर्व मतलब भाई रिजर्व कर लिया ना, हमारी सीट अगर बुक हो गई तो फिर कोई और नहीं आ सकता वहां पे। और ये भी एक तरीके से समझ लेना आप, इसके बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है तो वो रिजर्व सब्जेक्ट है, वो भी कौन रखेगा, वही रखेंगे। कैसे, लेकिन अपन देखते, ठीक है। तो इन रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हो गए, जैसे फाइनेंस हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया। सेकंड नंबर पे हमारा लॉ एंड ऑर्डर है ना, पुलिस इसको बोलते हैं ना अपन, पुलिस ही लिख दे रहे सीधे, चलो है ना, लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो पुलिस। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना इस टाइप के, ये इनने कर दिए रिजर्व लिस्ट में, ठीक। और कुछ जो हलुआ वाले सब्जेक्ट एकदम कोई काम के नहीं है, काम के इन द सेंस कि यार हमारे लिए तो काम के हैं, जैसे एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन उससे उनको कोई इनकम होती क्या, एजुकेशन तो इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट है, इनकम का नहीं है। आज की डेट में हो गया वो अलग बात है, बट तब नहीं होता था, है ना। जैसे गवर्नमेंट के लिए आज भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, गवर्नमेंट थोड़ी अपने स्कूल या कोई कॉलेज खोल के वहां से कुछ इनकम करती है, नहीं करती है ना। तो जैसे हेल्थ हो गई, वो जो हील वाला फंड था ना, वो यहां आप रख देना तो एकदम बिल्कुल सही आएगा। हील फॉर H फॉर हेल्थ, है ना। फिर सेकंड नंबर पे एजुकेशन, A फॉर एग्रीकल्चर और L फॉर लोकल गवर्नमेंट, है ना। ये इतना समझ में आया, ठीक है, नोट कर लिया, क्योंकि इसके बाद ही यहीं पे लिख, अब जगह नहीं है, थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी है, ठीक है, यहीं लिख के अपना ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट समझ गए, ये सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं कि भाई 2 सब्जेक्ट तो उन्होंने करे, एक सेंट्रल लिस्ट बना दी, एक प्रोविंशियल लिस्ट बना दी। सेंट्रल में कुछ जो डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए, फॉरेन अफेयर्स, ये अपने पास रख लिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज भी अपने ऐसे ही चलता है इंडिया में, यही चीज है। और जो प्रोविंस के लिए जो उन्होंने सब्जेक्ट रखे उसको उन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर लिस्ट बोल दो या इसको, या दूसरी थी रिजर्व लिस्ट, ठीक। ये 2 चीजें थी। रिजर्व लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट रख लिए, और जो सेकंड नंबर पे इसके बाद इंपॉर्टेंट थे, और इसमें कौन से दे दिए जो कोई उनके कोई काम के नहीं थे। तुम ही बनाओ भाई, हमें क्या करना, बनाओ एजुकेशन के लिए, करो लोकल गवर्नमेंट के लिए, तुम्हें इन्वेस्ट करना है, तुम्हें मिलना कुछ नहीं है इनसे, बट इनसे फाइनेंस से किसको नहीं मिलता। पुलिस में अगर हम कुछ एनआर की, अगर उस टाइम पे हमारे कुछ अगर लीडर्स हैं कुछ कर रहे हैं, तो पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा, वो खुद करेंगे ना। हमारे लोगों को हम ही कंट्रोल करने देते तो क्या लाठी चार्ज होता और लाला लाजपत राय मरते, कभी नहीं, ऐसे नहीं होता, उनकी डेथ नहीं होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए साले खुद अपना पास रख लिए, और ये नहीं था इसलिए हमें दे दिया, ठीक। तो अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर हो गया हमारा ये इसका। अब देखना ये जो सब्जेक्ट थे ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट, यहां पर देखो, यहां पर जो था, यहां पर सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो होती थी वायसराय, है ना, प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो लॉज बनाते थे ना, ये लोग बनाते थे, ठीक, इनका डिसीजन फाइनल होता था। यहां पर जो था सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी वो होती थी गवर्नर। आज भी ऐसा ही है, जो स्टेट की सबसे अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हाईएस्ट बोले तो वो गवर्नर ही है ना। उनके असाइन के बिना, उनके कंसेंट के बिना बिल पास नहीं होता और नहीं बनता, लॉ नहीं बनता फाइनली, ठीक है। तो गवर्नर होता था। अब क्या था, ये था इस डायरकी का मतलब। अब ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, ठीक है, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन लॉज बनाता, यहां तो ये बना रहे थे, यहां कौन बना रहा था, गवर्नर, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गवर्नर प्लस पॉपुलर मिनिस्टर्स, या इनको अपन सिंपली बोलो तो मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स,
बेवकूफ टाइप के सब्जेक्ट थे, उन पर बनाता था। और मिनिस्टर्स कहाँ से आते थे? जो प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेचर होते थे ना, वहां से आते थे इलेक्ट होके, नॉमिनेट होके, ठीक है। तो ये लोग जो है लॉ बनाते थे इसके ऊपर, ट्रांसफर सब्जेक्ट पे। और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है, इस पे बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कौन रखेगा? खुद यही बंदा रखेगा अपने पास, गवर्नर। प्लस जो जैसे यहां वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, सेम यहां पर चलती थी कि गवर्नर की उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। तो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लोग लॉ फॉर्म करते थे। अब आप देख रहे हो चीज कि यहां तो चलो क्लियर, एक चीज समझ में आ रही है, यहां तो दो गवर्नमेंट काम कर रही है कि भाई एक ये गवर्नमेंट काम कर रही है कि मिनिस्टर्स के साथ ये सेम सब्जेक्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट है उन पर ये बना रहा है लॉ, और कुछ सब्जेक्ट है जिनके ऊपर गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। देख रहे हो यहां पे डबल गवर्नमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। डबल गवर्नमेंट काम कर रही है प्रोविंस लेवल पर। इसीलिए इस डायरकी को अगर सिंपली अगर हमें समझने के लिए अगर जैसे दिमाग से निकल जाए ना, कभी नहीं याद रहेगा सीरियसली। आप या तो एक ही तरीका है, रिवीजन करो, अभी तो कमी पड़ रहा है तो हो सकता है कर लो, एक साल बाद 1.5 साल बाद याद नहीं रहता, तो सीधे जब कभी भी डायरकी आया ना तो सीधे मीनिंग निकालना डबल गवर्नमेंट। कैसे डबल गवर्नमेंट? तो प्रोविंस लेवल पर डबल गवर्नमेंट ऐसे हो रही थी, ठीक है। आया समझ में? तो इसको अगर अपन सिंपली बोले तो ये डबल गवर्नमेंट थी, है ना। ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था यहां पे, ये चीज होती थी। आई समझ में आई? आ गई कि डायरकी क्या है, बायकैमरलिज्म क्या है, आ रहा आपको? आया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था? ये 3 बेसिक चीजें थी जिनको थोड़ी हमें समझनी है। अब इसके अलावा अब जो अपन डिस्कस करेंगे कि भैया वायसराय जो 6-7 थे, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें ये 6 मेंबर बॉडी हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है। 6 मेंबर्स होते थे इसमें, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि जो अगस्त डिक्लेरेशन आई उसके पहले हम इंडियंस क्या चाह रहे थे कि भैया हमें पार्टिसिपेट करने दो। मींस अगर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स हैं और ये 6 के 6 सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं या फॉरेनर्स हैं, वही लोग हैं, तो इनमें हमें भी पार्टिसिपेट करने दो। तो ऐसा पहले इंसान, हमारे पहले इंडियन, पीटी का फैक्ट है, जो इस वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने वो थे सत्येंद्र सिन्हा। पीटी में पूछते हैं ये कि भैया हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो आंसर विल बी सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। तो सत्येंद्र सिन्हा जी पहले मेंबर थे जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनेंगे, ठीक। तो इतनी आई चीजें समझ में। अब है पूरा फैक्चुअल, ठीक है, पूरा फैक्ट चलेगा। जैसे अब आपको नोट ही करना है, कुछ नहीं करना, कि ये मैंने बताया कि भैया वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें सबसे पहले देखो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, है ना, इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 6 मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसमें 6 मेंबर्स हैं। सबसे पहले जो मेंबर बने वो सत्येंद्र सिन्हा जी बने, है ना, सत्येंद्र सिन्हा। इसका मीनिंग मतलब क्या है कि भैया अगर इस 6 में से अब एक मेंबर इंडियन होंगे, वो पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जी थे, ठीक है। और ये किस से बने थे, किस एक्ट में बने थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जिसको अपन माल्य मिंटो बोला था ना, 1909 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इस एक्ट से पहली बार गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला मेंबर इंडियन को जो है शामिल किया गया था, इंक्लूड करा था, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। तब एक थे। अब इस चीज को बढ़ा के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 अपन जो देख रहे हैं, इस एक को बढ़ा के इन्हें यहां पे कर देंगे 3 मेंबर्स होंगे। अब 3 मेंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसमें जो 6 थे, अब सॉरी 6 थे, जो 6 मेंबर्स थे, उन 6 में से 3 विल बी इंडियंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हाउ मेनी मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो आंसर विल बी 3 इंडियंस। हाउ मेनी मेंबर्स ओवरऑल, टोटल कितने थे? तो 6 मेंबर बॉडी थी, ठीक है। इंडियंस कितने इंक्लूड कर सकते थे? तो अपन 3 कर सकते थे, ठीक। इतनी चीज क्लियर फैक्ट है, अब इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए अपन ने बोला था कि जो कॉन्सेप्चुअल था वो अपना हो गया, वही काम का था। मतलब काम का तो ये भी है, पीटी के फैक्ट हैं सारे के सारे, तो किसी को भी इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना। तो 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स, अब इस एक्ट से वो 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो अपन इंक्लूड कर सकते हैं इस वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इस एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि बॉस एक पब्लिक सर्विस कमीशन हम सेटअप करेंगे, ठीक है। कहां पर? तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहली बार सेंट्रल पब्लिक सीपीएससी में लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंट्रोड्यूस करा लेकर आएंगे ये, ठीक। ये कब फॉर्म होगा? तो 1926 में। सारे पीटी के क्वेश्चन है
यूपीएससी हमारे सिलेबस में दिया है, जो हमें कमीशन दिए ना 10-12 कमीशन दिए पीटी में, उनमें से यूपीएससी भी हमें पढ़ना है और एमपीपीएससी भी पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो उसको हम यूपीएससी बोलते हैं ना, तब उसको बोलते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सी जो होता है ये आज यूपीएससी हो गया सपोज, ठीक है। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आज क्या बन गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये किस एक्ट से सेट किया गया था, सेटअप हुआ था? तो ये हुआ था 1919 के एक्ट से। कब हुआ था? 1926। एक कमीशन बनाया गया था, एक कमीशन इसको बनाने के लिए। भाई प्रोविजन कर दोगे लेकिन उसको रेगुलेट, मतलब उसको रियल रूप से अगर अपन को कहीं लागू करना तो एक कमिटी बनाते हैं, वो देखती है कि यार कैसे क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं। तो एक कमीशन अपन ने बनाया, उसका नाम था ली, ठीक है। ब्रेटली वाले ब्रेटली नहीं है, ये ली है, ठीक। इस ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1926 में सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फॉर्म होगा, ठीक है। इसके पहले चेयरमैन किसी को याद है? पीएससी की यूपीएससी की तैयारी आपको रोज करनी पड़ती है ना, एक दिन भी छोड़ोगे तो चले जाओगे, इसलिए रोज बाहर कर, ठीक है। अरे वो मेरे को याद, मैं सोच के नहीं आया था बट अभी आया याद में, तो याद रख लो ना, रोज बाहर कर। धोई उसके पहले चेयरमैन थे, ठीक है। तो रोज बाहर कर। और अभी कौन है? अभी वाले का नाम तो बॉस बिल्कुल पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश से है हमारे, एमपी के हैं। किसी को पता है? प्रदीप जोशी जी है सर, प्रदीप जोशी। अभी करंट हमारे जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो प्रदीप जोशी सर है ना। और ये जो थे ना पहले, ये एमपी के चेयरमैन थे पहले, जो एमपीपीएससी की जिसके अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके चेयरमैन होते थे, ठीक है। तो जोशी जी ये थे, ठीक। एक फैक्ट ये हो गया है ना। यही एक्ट इतना समझ में आ गया क्या हुआ ये, है ना, कैसे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट से इंट्रोड्यूस करा, किस एक्ट से सेटअप करा, तो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब इसी एक्ट में पहली बार ये लोग डायरेक्ट इलेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्ट एक्शन की नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन की। डायरेक्ट एक्शन कब होगा, कभी और होगा, है ना, वो 1946 में होगा, वो हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन मैं जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करूंगा उसके पहले बता दूंगा कि यार कैसा कैसा माहौल था हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। तो कल की जो क्लास रहेगी ना अपनी यही सब पे रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझ में आए। नहीं समझ में आए बिल्कुल खड़े होकर बोलो सर नहीं आ रहा, है ना। बट ऐसे अपन बैठे रहेंगे तो मैं वहां पे हम भी बैठे हैं, पर बैठे बैठे कई बार होता था कि समझ नहीं आते, तो पता चले सर यहाँ बैठा रहे हैं और हम कहीं और घूम रहे हैं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली कहानी वो नहीं करनी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बोरिंग लगे तो सर बोल लग रहा हटाओ कुछ और बताओ, बिल्कुल बोल देना यार, है ना। अपन यहाँ मेन काम से आए कि हमें समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। नहीं यार बुक में तो लिखा ही हुआ है, पढ़ लो, है ना। तो ये चीज हुई। फिर वोटिंग राइट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, पहली बार विमेन्स को देंगे, ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू वोटिंग राइट देंगे हम। हाँ 1919 वाला जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर कुछ भी अगर मैं किसी प्रीवियस उसका रेफरेंस लूंगा तो मैं बता दूंगा। ये सब हमने इसमें विमेन्स को वोटिंग राइट दिए, ठीक। डायरेक्ट इलेक्शन, कम्युनल वाला तो हमने देख ही लिया। और कुछ एक आध फैक्ट, कुछ सीट्स वगैरह हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो कल मैं लिखा दूंगा आप लोग को, तो नोट डाउन कर लेना। सपोज जैसे अपन सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की थी ना, जहां पे अपन ने बाइकैमरलिज्म यूज मतलब करा था, वहां पे अपर हाउस में कितनी सीट्स थी, लोअर हाउस में कितनी सीट्स थी, फैक्चुअल है। लगे तो ठीक है, बिल्कुल नहीं लगे कोई बात नहीं, वो जब लास्ट एग्जाम आए तब पढ़ा करो, है ना। कभी आता है कभी नहीं भी आता है ना, बट अपने जो काम की चीजें मोटी मोटी वो अपन ने देख ली। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि एक कमीशन सेटअप करने की बात करी थी इन्होंने, ठीक है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, इसके 10 साल जब हो जाएंगे तो इस एक्ट से कितने चेंजेस आए हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी वो ऐसा हो पाया है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए कमीशन सेटअप करने की बात की थी, वो भी एसी के प्रोविजन में करी गई थी, ठीक है। तो कमीशन सेटअप करने की बात की थी, ठीक है। फिर ये जो कमीशन आता है ना, अब जैसे ये एक्ट कब आया 1919 में, अब 10 साल कब होते 1929 में, है ना। तो 29 में आना चाहिए था, बट कमीशन पहले आ जाएगा, कमीशन आ जाता है 1927 में। टाइम हो गया है यार, बताना था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बोल रहे हैं ना, अभी बोल के गए, है ना। तो कमीशन आया, ठीक। तो इस एक कमीशन आता है, फॉर्म करते हैं वहां पे फॉर्म। इसकी 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना पीटी के हिसाब से भी, ठीक। सबसे पहला तो इस कमीशन का नाम क्या था, साइमन। किसी ने कुछ सुना हो चाहे नहीं, साइमन गो बैक तो सुना होगा है ना। तो ये वही साइमन थे, ठीक। तो ये साइमन कमीशन आया, ठीक है। ये सबसे पहली बात, ये फॉर्म कब हुआ, तो 1927 में। पीटी का क्वेश्चन है कि कमीशन कब फॉर्म हुआ, तो 1927 में। इंडिया कब आया, ठीक है, बिल्कुल गौर से सुनना, इंडिया कब आया
तो 28 में, ठीक। फॉर्म हुआ, ये ब्रिटेन में फॉर्म होगा, वो लोग भेजेंगे इसको। व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, कल अपन डिस्कस कर लेंगे जल्दी से क्यों बोलते हैं। सारे अंग्रेज थे, सारे गोरे भरे हुए थे, इसलिए व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको लीड कर रहे थे वो जॉन साइमन थे ये साहब, इसलिए इनके नाम पे मैंने बोला कि नाम रखेंगे तो साइमन कमीशन हो गया। 27 में बना, 28 में इंडिया आया, ब्रिटेन से इंडिया आया। अब ये एक रिपोर्ट देगा, क्या पे रिपोर्ट देगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर, ठीक है। ये एक रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट कब पब्लिश होती है, तो जून में। पीटी है इसलिए मैं जून भी बता रहा हूं, मेरे को इसकी डेट तो नहीं पता, जून 1930। बट क्योंकि पीएससी है तो एटलीस्ट अपन को इतना तो पता है, वो एक्सी डेट देता है कि साइमन कमीशन पब्लिशेस रिपोर्ट इन जून 1930, अप्रैल 1930, मई 1930, या एक आध कोई और ले लो आप, जैन 1930। अब आपको पता है 1930 तो पता है, लेकिन जून है कि मई है कि अप्रैल है नहीं पता, है ना। तो जून 1930 ये थे इसके बेसिक चीजें, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई। अब अपन जो कल देखेंगे ना 1935, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उस पर क्या हुआ, ये जो यहाँ पे चीजें याद रखना, कल पलट जाएगी, ठीक है। 180 डिग्री का शिफ्ट होगा, है ना। डायरकी यहां से वहां जाएगी, है ना। बाइकैमरलिज्म यहां से वहां जाएगा। कोई और चीजें फेडरेशन की बात करेंगे, वो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें होंगी कल, है ना। आज के लिए ठीक है, टाइम हो गया, सॉरी। कल कोशिश करेंगे हम लोग एकदम राइट टाइम, बिल्कुल 3 o'clock पे स्टार्ट कर दे क्लास, है ना। तो अपना थोड़ा जल्दी से जल्दी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। ठीक है, आप लोग जो भी नए आए हो ना 15 मिनट पहले कल आ जाना, तो जो सोलर सिस्टम छूटा है 15 मिनट में रिवाइज करा देंगे। सेकंड चीज देखो, जो क्वालिटी पढ़ रहे हो ना अभी, तो मैं कहूँगा मतलब ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, पूरी क्वालिटी का। एक्स की बात